एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका खैर मकदम, स्वागतम, वेलकम। दोस्तों, हैदराबाद कॉरपोरेशन के इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं। बीजेपी के पास पिछली कॉरपोरेशन में 4 सीटें थी, 4। इस बार उसे 48 सीटें मिली। जनाब, 12 गुना सीटें ज्यादा। है ना कमाल की बात? 4 से 48 तक पहुंचना वाकई कमाल की बात तो है। लेकिन दोस्तों, इस कमाल की बात के अंदर एक और कमाल की बात छुपी, और वो ये है कि हैदराबाद कॉरपोरेशन की इस इलेक्शन ने ये साबित कर दिया है, बल्कि इस सबूत पर मोहर लगा दी है कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी अगर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ना कमाल की बात? कैसे? अब ये हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान में पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में, 1952 में। हम उसको बच्चे थे, लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे कानों में इलेक्शन का लफ्ज़ पड़ता ही रहता है। हम लोग आदी हो गए हैं इलेक्शन की, आदत पड़ गई है इलेक्शन। लेकिन 1952 से लेकर आज तक ये कभी देखने में नहीं आया कि एक कॉरपोरेशन, जिसे पहले म्यूनिसिपैलिटी कहते थे, उसके इलेक्शन में सेंट्रल कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री कैंपेनिंग करने आए हों एक एक वार्ड के लिए। सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्टर्स तो दूर की बात है, स्टेट के मिनिस्टर्स भी कॉरपोरेशन पंचायतों के इलेक्शन में सीधे नहीं जाया करते थे। थोड़ा बहुत पीछे से कुछ काम कर देते थे, मदद कर देते थे, क्योंकि समझा जाता था कि एक मंत्री का ऐसे इलेक्शनों में जाना मुनासिब बात नहीं होती। लेकिन हैदराबाद के इस कॉरपोरेशन इलेक्शन में तो आप देखिए, कौन नहीं आया। सेंट्रल कैबिनेट के, मोदी सरकार के नंबर 2 भारी भरकम चाणक्य अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का एक वो चेहरा जिसे जनता देखना चाहती है, स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी के नए चीफ जेपी नड्डा, उसके अलावा वो छोकरा जो है तेजस्वी सूर्य और पीएल संतोष, और तो बाकी सबको तो एक तरफ रखिए, और यूपी के चीफ मिनिस्टर अजय कुमार बिष्ट, जिनका कोई असली नाम ले तो वो बुरा मान जाते हैं। वो कहते हैं कि अजय कुमार बिष्ट नहीं, मुझे योगी आदित्यनाथ को। तो योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पधारे, बड़ी बड़ी रैलीज हुई। नरेंद्र मोदी खुद डायरेक्ट कैंपेनिंग में तो नहीं गए, चुपके से वो गए वैक्सीन लेबोरेटरी का मुआयना करने के बहाने, और वहाँ अपना 4-5 मिनट का एक वीडियो बनवा लिया जिसमें वो हाथ हिला रहे हैं और पब्लिक मोदी 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 का नारा लगा रही है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इस कैंपेन में डायरेक्टली हिस्सा लिया। तो उन्होंने हिस्सा अगर नहीं लिया और ये तमाम लीडर वहाँ पहुँच गए 6, 7, 8, और जो रैलीज हुई, खुद ही बीजेपी वाले कहते हैं, हम नहीं जानते, बीजेपी वाले कहते हैं कि उनकी 50,000 की रैलीज हुई।
और 8-10 रिलीज हुई। अब दोस्तों ये भी हम नहीं कहते, लोग बताते हैं कि 50,000 की रैली हो तो उस पर खर्च कितना आता है। अगर एक आदमी पर 10 रुपया खर्च हो तो 5 लाख, 100 रुपया खर्च हो तो 50 लाख। तो जो आते हैं उनके लिए ट्रक्स और लॉरीज वो सब किराए पे ली जाती हैं, टैक्सीज, उनका पेट्रोल और डीजल का खर्चा, उनका आना जाना, उसके बाद उनका कम से कम 1-2 वक्त का खाना, इन सबको जोड़ लीजिए तो कम से कम 200-300 रुपया पर हेड तो खर्चा आएगा। तो इस तरीके से एक रैली पर 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्च होता। 10 रैलीज हुई, फिर ये सारे मिनिस्टर्स आए। ये जाहिर है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर पे तो नहीं आए थे, ये तो सब हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज़ों से आए थे। वो सब खर्चा मिला लीजिए तो एक आम अंदाजे के मुताबिक लोग कहते हैं कि पार्टी ने 100 करोड़ रुपया तो खर्च किया ही हो। तो अब मेरे दोस्तों ज़रा सोचिए कि 6-7 बड़े नाम और करोड़ों रुपया, और उसके बाद 44 सीटें ज़्यादा मिली, यानी हर एक के हिस्से में 8 सीटें 9 सीटें आई। इतने बड़े बड़े लीडर में से हर एक ने बीजेपी को 8 या 9 सीटें दिलाई। तो भाई हमारे हिसाब से तो ये बड़ा महंगा सौदा है, ये कोई सस्ता सौदा नहीं है। लेकिन क्या नहीं किया गया इन रैलियों में? हैदराबाद को भाग्यनगर कर देंगे, पुराने हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, और यहाँ रोहिंग्या और पाकिस्तानी दुनिया भर की बातें करते रहे। इन सब के बावजूद सिर्फ इस वजह से कि नरेंद्र मोदी ने कैंपेन में डायरेक्ट हिस्सा नहीं लिया था, बीजेपी को सिर्फ 44 सीटें ज़्यादा मिली। इसका मतलब ये है कि अगर नरेंद्र मोदी कहीं कैंपेन के लिए नहीं जाएं तो बाकी सारी की सारी बीजेपी की लीडरशिप मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती। तो बीजेपी की जहाँ ताकत है नरेंद्र मोदी, वहीं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी नरेंद्र मोदी बन गए हैं कि वो ना हो तो बीजेपी टकेगी 3-3। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी की कोई हैसियत ही नहीं रही है, पार्टी एक आदमी में सिमट गई। तो ये पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए, और इससे भी हटके एक बात और देखिए, नरेंद्र मोदी भी अब उतनी बड़ी ताकत नहीं रहे हैं जितनी बड़ी ताकत पहले थे। उन्होंने जो अपना जलवा और करिश्मा दिखाया था 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके बाद जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, कहीं भी बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। जहाँ उन्होंने सरकार बना भी ली हरियाणा में जैसे, वहाँ उनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी, जबकि नरेंद्र मोदी ने कई रैलीज की थी। मध्य प्रदेश और कर्नाटका में भी उन्होंने कई रैलीज की थी, वहाँ गवर्नमेंट बन गई, वो दूसरे तरीके से बनी, वोट्स से नहीं बनी। तो उनका अपना भी असर, जो उनकी अपनी जो ताकत और शक्ति है वो भी घटती जा रही है। तो अगर बीजेपी रिलाई करती है सिर्फ नरेंद्र मोदी की शख्सियत पर, उनकी पर्सनालिटी पर, उनके व्यक्तित्व पर, तो वो घाटे में रहने वाली है। एक और पहलू, वो भी कमाल की बात है, इस वक्त हैदराबाद कॉरपोरेशन में जिन पार्टियों को सीटें मिली हैं उनमें सबसे ऊपर टीआरएस है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताएं, तेलंगाना रियासत कैसे वजूद में आई, वो पैदा कैसे हुई? देखिए, आंध्र प्रदेश को काट कर तेलंगाना बनाने की मुखालफत इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही थी, कोई साथ नहीं थी। सिर्फ एक हस्ती थी जो तेलंगाना स्टेट बनाने के हक में थी, वो हस्ती थी सोनिया गांधी की। कांग्रेस पार्टी भी मुखालिफ थी तेलंगाना स्टेट बनाने की, लेकिन सोनिया गांधी डटी रहीं कि नहीं, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का जो आंदोलन है उसको सही रंग में देखना चाहिए और तेलंगाना रियासत बनना चाहिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है, और शायद आप में से भी बहुत से लोगों को याद होगा कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लीडर और अब
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सोनिया गांधी जी का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया था, उनको थैंक यू कहा था कि उन्होंने तेलंगाना रियासत बनाने में बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चंद्रशेखर राव को बीजेपी ने एक पट्टी पढ़ाई कि तेलंगाना में अगर तुम्हारी सत्ता को कोई ललकारेगा तो वो कांग्रेस पार्टी होगी, इसलिए तुम्हें कांग्रेस पार्टी से होशियार रहना है और हो सके तो उसको ख़त्म ही कर दो। चंद्रशेखर राव इस भड़ी में आ गए और उन्होंने कांग्रेस के पीछे हाथ धो के पड़ गए। बावजूद इसके कि वो जानते थे कि सोनिया गांधी ने क्या रोल प्ले किया है, कांग्रेस के पीछे उन्होंने कांग्रेस को तकरीबन बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। बीजेपी इस तमाम अरसे में धीरे 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 ये देखकर कि चंद्रशेखर राव का पूरा ध्यान जो है वो तो कांग्रेस की तरफ है, अपनी ताकत बढ़ाती रही। चंद्रशेखर राव इस बुरी तरह से बीजेपी की भड़ी में आए थे कि उन्होंने राज्यसभा में बहुत से ऐसे बिलों पर बीजेपी का साथ दिया जिन बिलों के खिलाफ जनता में काफ़ी गुस्सा था, मुखालफत थी। लेकिन वो कई बिल ऐसे पास हो गए जिसकी वजह ये थी कि टीआरएस के जो राज्यसभा मेंबर हैं उन्होंने राज्यसभा में बीजेपी का साथ दिया था। आप ये देखिए कि हैदराबाद कॉरपोरेशन में इससे पहले कितनी सीटें थीं बीजेपी के पास? 4, और अब कितनी हैं? 48, यानी 44 सीटें ज़्यादा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के पास पिछले इलेक्शन में कितनी सीटें थीं? 99। अब कितनी हैं? 55। कितनी कम हुई? 44 उतनी कम हुई जितनी बीजेपी की सीटें ज़्यादा हो। तो बीजेपी ने ये सीटें किससे छीनी? ये सीटें छीनी चंद्रशेखर राव जी की तेलंगाना राष्ट्र समिति से। शायद उनको अब होश आया होगा कि वो किस जाल में फंसे हुए थे। शायद उनको याद नहीं रहा कि ये वो बीजेपी है जिसने चंद्राबाबू नायडू उनकी पार्टी का सफाया कर दिया। ये वो बीजेपी पार्टी है जिसने अकाली दल को साफ कर दिया पंजाब में। ये वो पार्टी है जो महाराष्ट्र में शिवसेना को भी साफ करना चाहती थी, किस्मत थी कि बात बनी नहीं। और ये बीजेपी अब टीआरएस को तेलंगाना से हटाने पर तुली हुई है। और जो पड़ोसी रियासत है जगन रेड्डी साहब की आंध्रा, उनको भी संभल जाना चाहिए। वो भी इसी भड़ी में आए हुए हैं कि सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस पार्टी है और वो भूले हुए हैं कि बीजेपी की आंखें कहाँ गली हुई हैं। वो भी राज्यसभा में कई बार साथ दे चुके हैं बीजेपी का। हम कहते हैं वो भी होशियार रहें, समझ लें बीजेपी किसी की दोस्त नहीं है, उसको सत्ता की भूख है और ये भूख इतनी बढ़ गई है कि अब शायद उसका हाजमा भी ख़राब हो गया। बहरहाल इस इलेक्शन का एक पहलू ये भी था कि इसमें कोई कम्युनल कार्ड नहीं चला। वो सर्जिकल स्ट्राइक और भाग्यनगर ये सब चीज़ें नहीं चली। हम बीजेपी को बताते हैं कि ये खेल अब बहुत पुराना हो चुका है, अब इसमें जान नहीं रह गई है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में वो एक बार फिर मुसलमान और सीएए करेंगे। हम उन्हें अभी से बता दें कि वो उसी तरीके से नहीं चलेगा जैसे बिहार में सुशांत सिंह राजपूत नहीं चले, जैसे हैदराबाद में भाग्यनगर नहीं चला, वैसे ही वेस्ट बंगाल में सीएए भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।